आप जब अपने आप को असली कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उन्हें असली नहीं मानते। तो लोगों को यहाँ रहने वाला आमदार होना चाहिए, उनसे जुड़ा हुआ आमदार होना चाहिए, उनके सुख दुख में काम आने वाला होना चाहिए। हमारे में बोलते सहज उपलब्ध असलेला आमदार पाहिजे। लेने रस्ते पूरे हुए नहीं है, और जो कुछ काम हुआ है एकदम बोगस काम हुआ है, कोई उसकी क्वालिटी नहीं है। लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम लोग मतलब ये काम कर रहे हैं विकास। मेरा मतदार संघ का बहुत बड़ा भाग ये महानगर पालिका में जा रहा है, और उसको बाद में गुंठेवारी लगेंगे तो ये लोगों की तकलीफ होंगी। मेरा तो सवाल गवर्नमेंट से, जिस दिन मैं सभागार में जाऊंगा सबसे पहले मैं यही बोलने वाला है कि महाराष्ट्र के सब ग्राम पंचायत इलीगल आप डिक्लेयर करो, अनधिकृत डिक्लेयर करो, नहीं तो फिर सातारा दिवाड़ी अधिकृत बोल के डिक्लेयर करो। मेरे को मालूम है गुंठेवारी कैसे कैंसिल रद्द हो सकती है और कैसे उनको पैसे वापस मिल सकते हैं। तो इसलिए वो लोगों ने डरने का कोई ज़रूरत नहीं है कि लाड़की बहन बहुत होशियार है, उन्होंने इनके ऊपर भरोसा नहीं है। उनको मालूम ये लाड़की बहन कब आई, 2.5 साल पहले इनकी सरकार आई तो 2.5 साल पहले लाना था ना। इसलिए लाड़की बहन ने ऐसे पैसे उनके खाते में निकाल लिए, उन्होंने रखे नहीं। उनको मालूम है भाई हमारे बहुत बदमाश है, कभी भी ये पैसे हमारे वापस ले सकते हैं, उन्होंने वापस निकाल लिए। महाराष्ट्र के सियासी दंगल में राजनेता अपने चुनावी लक्ष्य के साथ तो कूद चुके हैं, लेकिन अब ये जनता तय करेंगी कि कौन किसे धोबी पछाड़ देने वाला है। फिलहाल हमारे साथ एक ऐसे ही राजनीतिक पहलवान जिसे कहेंगे राजू शिंदे जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप भी यहाँ पर पश्चिम विधानसभा से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हो, काफ़ी आप बिजी हो। 2-3 दिन से हम लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन आपका समय बहुत ही मुश्किल से हमें मिला। लेकिन हमने सोचा कि अब जब समय मिला है तो आपसे सभी सवाल पूछे जाने चाहिए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। कैसे देख रहे हैं आप ये चुनाव, क्योंकि आप खुद एक प्रत्याशी हो। आपकी शुरुआत भले ही 1995 में एक वार्ड अध्यक्ष से हुई हो, लेकिन आज आप विधानसभा चुनाव शिवसेना यूबीटी से कॉन्टेस्ट कर रहे हो। कैसा महसूस हो रहा है? मेरा शुरुआत 95 से हुई है जी। मैं 2000 में कॉरपोरेटर बना हूँ, 2001 में डिप्टी मेयर बना, उसके बाद में 2005 में मार्केट कमेटी में चुन के आया, मार्केट कमेटी का 2008 में चेयरमैन बना। बाद में 2010 में और ओपन वार्ड में से नगर सेवक, मेरा 3-4 बार नगर सेवक, 3 बार नगर सेवक, 1 बार मार्केट कमेटी चेयरमैन। मेरे को शहर के विकास के बारे में मालूमात तो है, कैसा करना क्या करना, उसका काम भी करता हूँ। डिप्टी मेयर रहने के बाद मैंने शहर के अंदर बहुत सारे काम करने में अपना योगदान है। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मैंने मेरे वार्ड के साथ ही मैंने शहर के अंदर भी करीबन 100 करोड़ के रास्ते के काम किए थे जब 2012-13 में। अच्छा। उसके और शहर के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले की ऊंची बढ़ाने के बारे में होगा, तथागत गौतम बुद्ध का पुतले का होगा, या महावीर चौक का अपना इधर तरुण सागर महाराज जी का चौक होगा, या फिर अशोक स्तंभ होगा, दूत हॉस्पिटल का डॉक्टर बाबा अम्बेडकर का पुतला होगा। सामाजिक और राजकीय और विकास, ये दोनों इसमें अपन काम कर चुके हैं और उसका अच्छा खासा अनुभव मुझे है। ग्रामीण भाग के जो प्रश्न है कि जो उसके भी मुझे अच्छी तरीके से मालूमात है जी। उनको क्या चाहिए, उनका क्या प्रॉब्लम रहता है, किसके साथ लड़ते हैं रोज़, क्या तकलीफ है उनको ग्रामीण भाग में, वो भी मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। रूरल एरिया में काम करते समय हमारे पास मार्केट कमेटी में हर जगह से किसान आता है, उनकी समस्या रहती है। मार्केट कमेटी चेयरमैन होने के कारण उनकी समस्या भी बहुत सारे हमने सुन के उनकी सॉल्व भी किए। और अभी भी हमको मालूम है ग्रामीण में क्या होना उनको। तो ये सब राजनीति में काम करते हुए इसका अनुभव तो है मुझे। और अभी गए बार भी मैं 2019 में मैं विधानसभा अपक्ष लड़ा हूँ, इंडिपेंडेंट। 2nd नंबर पे था, मेरे साथ कोई पक्ष नहीं था। मगर अभी मेरे साथ ओरिजिनल शिवसेना है। अच्छा। ठाकरे ब्रांड है। अच्छा। और महाविकास आघाड़ी है। तो मतलब ये असली और नकली की लड़ाई जो महाराष्ट्र में है, तो एक तरफ है असली शिवसेना और दूसरी तरफ है नकली शिवसेना। तो आपके अपोज में जो कैंडिडेट है, तो आप जब अपने आप को असली कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उन्हें असली नहीं मानते? नहीं, मैंने सभी लोग को मालूम है ना। अच्छा। सभी दुनिया को मालूम है, महाराष्ट्र की सब जनता को मालूम है कि और ओरिजिनल शिवसेना है उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब की है। और बाला साहब ठाकरे साहब की जो ये है उनकी ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है। और उद्धव साहब को कैसे धोखा दे के 2 साल 2.5 साल पहले ये लोग चले गए, वो बीमार थे, उनकी बीमारी का इन्होंने फ़ायदा उठाकर ये शिंदे साहब ने और उनके सभी 40 लोगों ने उनको धोखा दे के ये चले गए और सरकार बनाए।
जिन्होंने उनको धोखा दिया है, जिन्होंने इनके साथ गद्दारी की है, उनको सबक सिखाने का टाइम अभी 20 तारीख को है। तो आपको लगता है कि मशाल जो है तो एक आशा के साथ लोग इसके तरफ देख रहे हैं? 100%, अच्छा। 101%। उन्होंने गए चुनाव में थोड़ा लोगों में कंफ्यूज निर्माण करे थे कि ये धनुष्यबाण बाळासाहेब ठाकरे का है, शिवसेना का है, तो उसमें 10-12% मतदान उधर गया था, इसलिए वो लोग चुन के आए थे। मगर अभी एक बार हो गई, लोगों के ध्यान में आ गया कि ओरिजिनल मशाल ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे साहब की है और मशाल के ऊपर ही वो मोहर लगाना है, बटन दबाना है। तो अभी ये बार वैसी गलती होने वाली नहीं मतदारों से कि जो भोलेपन में उन्होंने उधर डाल दिए थे उनके बहकाव में आके। मगर ये बार 101% वो मशाल के ऊपर वोट डालने वाले, महाविकास आघाड़ी को चुन के देने वाले। अच्छा। लेकिन जहाँ पर आप ये बता रहे थे कि आपका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा 1995 के बाद से तो आज तक, तो जाहिर सी बात है आप ज़मीन से जुड़े हुए एक व्यक्ति हो, तो आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र की प्राथमिकताएं क्या है, क्या समस्या है? 2019 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा, उसके पहले वहाँ पर थोड़ा बहुत जाता था आता था, मगर 2019 से अभी तक मैं वो मतदार से जुड़ा हूँ और मेरा ग्राउंड टू वर्क है मेरा। मैं पब्लिक में रहता हूँ। मैं मुंबई में रहने के लिए, मुंबई में जाने के लिए, जैसे अभी जो आमदार 3 बार से वहाँ चुन के दिए, 3 बार बोले तो 15 साल कम नहीं होते। 15 साल से वो मतदार संघ में उनका कोई कनेक्टेड नहीं। वो चुन के आने के बाद में खाली मुंबई के उनके 72वें मजले घर पे जाके रहते, क्या करते मालूम नहीं, मगर वो मुंबई रहते, हफ्ते में 1 दिन इधर रहते होंगे, मगर ज़्यादातर वो मुंबई में रहते। तो लोगों को यहाँ रहने वाला आमदार होना चाहिए, उनसे जुड़ा हुआ आमदार होना चाहिए, उनके सुख दुख में काम आने वाला होना चाहिए। हमारे में बोलते हैं सहज उपलब्ध असलेला आमदार पाहिजे। ऐसा इजी मिलने वाला आदमी आमदार होना चाहिए कि उनके कुछ भी समस्या हो, पॉलिटिशियन की हो, हॉस्पिटल की हो, व्यक्तिगत हो, मतदार संघ की हो, उसके लिए किसको कॉल करना, किसको मिलना हमने। तो मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, लोगों में रहता हूँ और उनके सब प्रॉब्लम, उनके अड़चन, उनकी समस्या मुझे मालूम है। जितना 15 साल वो आमदार रहने के बाद भी उनको मालूम नहीं है, उतना मुझे मालूम है वो मतदार संघ में। इतना अच्छा मतदार संघ है, बहुत ज़्यादा सुशिक्षित लोग वो मतदार संघ में। इतने अपने बाकी अपने ज़िले के अंदर जितने मतदार संघ है, उसमें सबसे अच्छा मतदार संघ है पश्चिम विधानसभा है। अच्छा। उसके अलग अलग विविधता है उसके भी, कि इस मतदार संघ में सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है वालूज। तो वालूज MIDC के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे पहले आप जहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर चुनावी मुद्दों में विपक्ष, चूँकि आप लोग सर अभी विपक्ष में हो, तो एक मुद्दा युवाओं के रोज़गार का बहुत ज़ोरों से उठाया जाता है। खुद उद्धव जी भी और आदित्य जी भी लगातार इस पर विपक्ष के सरकार से सवाल करते रहते। तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप इस क्षेत्र के युवाओं के लिए कोई ऐसा प्रावधान लेकर आएंगे? वही मैं बोल रहा हूँ आपको, इंडस्ट्री एरिया इतना बड़ा होने के बाद में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के कुछ प्रॉब्लम है और कुछ युवा के प्रॉब्लम है जी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रॉब्लम है कि उनको जैसे ट्रिब्यूनल कोर्ट यहाँ पर अभी तक आया नहीं, उनकी बहुत दिन से मांगनी। इंडस्ट्री लोग लाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, आमदार MLA रहो या समझो मंत्री रहो, अपने क्षेत्र में MIDC आए, यहाँ MIDC है, उसको खाली विस्तार करना है, उसको जगह चाहिए उनको। तो उनको जगह उपलब्ध इन्होंने अभी तक करके नहीं दी, जो है उसमें उनको काम करना पड़ रहा है। तो इसके बावजूद उन्होंने क्या करें कि ग्रामीण भाग में, रूरल एरिया में उन्होंने इंडस्ट्री चालू की, जहाँ रोड नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं, ऐसी जगह पर उन्होंने इंडस्ट्री चालू की। 100 एकड़ में करीब करीब आजू बाजू के क्षेत्र में MIDC फैली हुई, जो MIDC के बाहर है। अगर उनको जगह उपलब्ध अगर करके देते थे तो वो बाहर नहीं जाती थी इंडस्ट्री। वो बाहर बोले तो मतदार संघ में, मगर मतदार संघ में जो ग्रामीण भाग में है, तो हर उनको ये मिलता था वहाँ पर कि भाई सब सुविधा मिलती थी और अच्छी तरह से उनका ग्रोथ होता था। एक वो हुआ नहीं। और वहाँ पर इंडस्ट्री अभी वालूज में इतना क्राइम रिकॉर्ड बन चुका है, इतना क्रिमिनल बोल तो क्राइम उनका बड़ा है कि हर 1 दिन 2 दिन और वहाँ पर कोई मर्डर हो जाएगा, कुछ ना कुछ घटना होती रहती है, कोई चले गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ चोरी हो गई। चोरी के तो बहुत सारे वहाँ पर घटनाएं होती है। वहाँ करीबन मेरे ख्याल से गए 4-5 साल में 425 लेडीज़ वहाँ से गायब है। अच्छा। कहाँ चली गई। ऐसे अलग अलग वहाँ पर पुलिस स्टेशन, एक ही पुलिस स्टेशन है कि वहाँ पर कम से कम 10 पुलिस चौकी होना चाहिए अलग अलग भाग में। अच्छा। तो इतना फिर वो कंट्रोल हो सकता है। वहाँ पर पुलिस का कर्मचारी की संख्या कम है, पुलिस की कम है, उनका रिसीव के हिसाब से उधर नहीं है। जैसा 1000 के पीछे 1 पुलिस होना चाहिए, 10,000 के पीछे इतना होना चाहिए। तो और उसी के अंदर वहाँ पुलिस कर्मचारी नहीं होने के कारण वो एक क्राइम रिपोर्ट वहाँ बढ़ गया है। और सबसे मेन बात ऐसी है कि वहाँ पर जो अभी 2-2.5 लाख वहाँ की पब्लिक है, मतदान वहाँ 50,000 है, मगर पब्लिक जो है, कामगार जो है, तो 2-2.5 लाख के आसपास है।
अलग अलग भाग में वो बोलते हो गट नंबर में, ओडगांव क्वालिटी में, आजू बाजू इंडस्ट्री के आजू बाजू में फैला है। तो उनको वहाँ पर इंडस्ट्रियल जो अभी काम कर रहे हैं तो उनकी अभी उम्र 40, 50, 55, 60 साल हो रही है, मगर उनके जो बच्चे लड़के उनको अभी वो हेल्पर बोल के, जो 10वीं 12वीं 11वीं पढ़े, अभी हेल्पर बोल के वो इंडस्ट्रीज में वो 10-12 हज़ार पे काम करते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि वहाँ पर अगर स्किल डेवलपमेंट का एक अंदर सेंटर होता था, जैसा अभी स्किल वर्कर लगता है कंपनी को, पहले ITI था, लेथ मशीन वाला था, गवर्नमेंट उसको ट्रेनिंग देती थी, फिर इंडस्ट्रीज में लगता था। अभी सब जगह ऑटोमेटिक मशीनरी आई है, जैसे हॉबिंग मशीन हो गई, CNC हो गई, VMC हो गई, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग बच्चों को नहीं है। इसलिए पुणे, मुंबई, नासिक से वहाँ पर स्किल वर्कर बोल के आते हैं और वहाँ पर 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपये कमाते हैं, और अपने बच्चे यहाँ के वहाँ पर 12,000 15,000 रुपये मशीन साफ करते हैं वहाँ पर। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर अगर ट्रेनिंग सेंटर अगर बनता था 5 साल में, 10 साल पहले, 5 साल पहले अभी बनता था, तो वहाँ के जो युवा है अपने सिटी के शहर के अंदर के, जो पश्चिम के या पूरे अपने शहर के अंदर के जितने युवा है, वो युवा को वहाँ पर रोजगार स्किल वर्कर बोल के मिलता था, जो आज 15,000 पे काम कर रहे हो, आज 35,000 पे काम करते थे, वहाँ पर हो नहीं सका वो। कॉन्ट्रैक्टर्स की लड़ाई में विकास जो है तो थम गया, मतलब आपको ये लगता है? बरोबर, कॉन्ट्रैक्टर इसमें भी रुका है, और जो भी काम अभी हो रहा है, जो हुआ है अभी, जो बोल रहे हैं इन्होंने अभी सातारा देवळे में कुछ बैनर लगाए कार्य सम्राट बोल के, तो मेरे को लगता है कार्य सम्राट के बैनर लोगों ने लगाने चाहिए, खुद नहीं लगाने से ज़्यादा। और कार्य सम्राट किसको बोलना चाहिए कि जो अभी मेरे मतदार संघ में कोई काम बाकी नहीं है, कार्य शिल्लक नहीं है, जब कार्य सम्राट बोल सकते हैं। अभी वहाँ पर पानी नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं, रास्ते पूरे हुए नहीं है, और जो कुछ काम हुआ है एकदम बोगस काम हुआ है, कोई उसकी क्वालिटी नहीं है। लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम लोग मतलब ये काम कर रहे हैं विकास के। ऐसा है कि अभी जब चुनाव हो जाएगा और जब हम चुन के आएंगे, जब ये सब खुला करेंगे अभी कौन से काम करे, कैसे काम करे। जो कंक्रीट के काम चालू है ना, तो मेरे वार्ड के 1 रोड इनके 10 रोड होंगे, इतने ऐसे काम चालू है। 4 इंच का कंक्रीट डालने से काम नहीं होता है, उसके नीचे मुरुंग फिल्म करना पड़ता है, उसके बाद में वेट मिक्स डालना पड़ता है, उसके बाद में उसके ऊपर DLC डालना पड़ता है, फिर 6 इंच कंक्रीट डालना पड़ता है, और जो काम होता है उसका कोर कट और क्यूब लेना चाहिए जो चेकिंग को भेजते हैं। इन्होंने कुछ करे नहीं वैसा। मेरे वार्ड की क्वालिटी के काम देखो, मेरे वार्ड देखो, मैंने मॉडल रखा है, मेरा वार्ड जो है N1 नंबर 1, वैसे मेरे को पश्चिम नंबर 1 करने का है। और मेरे को लोगों के काम के लिए मेरे को काम करना है। वहाँ पर सातारा देवळे में गुंठेवारी आई है, एक तो सातारा देवळे महानगर पालिका में लेना नहीं था, अगर लेने का था तो उन्होंने वैसे डिक्लेयर करना था कि हम आपको गुंठेवारी लगाएंगे। जब ये प्रोसेस हो रही थी, जब आमदार सोए थे क्या, आमदार को मालूम नहीं था क्या, MLA को यहाँ पर, कि भाई मेरा मतदार संघ का बहुत बड़ा भाग ये महानगर पालिका में जा रहा है और उसको बाद में गुंठेवारी लगेंगे तो ये लोगों की तकलीफ होंगी। आज 4 लाख 5 लाख उनको एक घर वाले को भरना पड़ रहा है। मेरे को लगता है ये जायज़ थी उनके ऊपर, उसको जाहिर प्रकटन देना चाहिए था कि भाई गुंठेवारी लगेंगे आपको करके, वो किए नहीं। और मेरा दावा ऐसा है 101% गुंठेवारी लगती नहीं है, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। 101% इसलिए नहीं लगती कि वो ग्राम पंचायत थे, हर एक ग्राम पंचायत अधिकृत ग्राम पंचायत है, अनधिकृत नहीं है, इलीगल नहीं है, लीगल है। अगर सातारा देवळे अगर इलीगल है तो महाराष्ट्र के सब ग्राम पंचायत इलीगल होना चाहिए। अच्छा, बरोबर है। अगर समझो महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत अगर समझो लीगल है तो फिर सातारा देवळे इलीगल कैसे क्या हो सकती है। मेरा तो सवाल गवर्नमेंट से, जिस दिन मैं सभागार में जाऊंगा सबसे पहले मैं यही बोलने वाला है कि महाराष्ट्र के सब ग्राम पंचायत इलीगल आप डिक्लेयर करो, अनधिकृत डिक्लेयर करो, नहीं तो फिर सातारा देवळे अधिकृत बोल के डिक्लेयर करो। तो इसलिए मैं आपको आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ वहाँ के सभी मतदारों को, नागरिक को, कि आप गुंठेवारी बिल्कुल डरो मत। चुनाव चुन के आने के बाद में आपकी 100% में गुंठेवारी माफ़ करने वाला हूँ, और जो लोगों ने वहाँ पर गुंठेवारी भरी है उनको 100% पैसे वापस देने का मैं वादा करता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है गुंठेवारी कैसे कैंसिल रद्द हो सकती है और कैसे उनको पैसे वापस मिल सकते हैं। तो इसलिए वो लोगों ने डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये डर बता रहे हैं। और जो विकास के नाम पे कार्य सम्राट बोल के बैनर लगाए, कार्य सम्राट ने नट सम्राट बोलो उनको लगा तो। हाँ। लेकिन अभी आपने यहाँ पर उल्लेख किया था आपके क्षेत्र में जो महिलाएं, आपने कहा कि गायब होने का जो उल्लेख किया, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि अब हमारे जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना, तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में इस योजना का कोई प्रभाव नज़र आएगा? ऐसा है कि लाडकी बहन बहुत होशियार है, उन्होंने इनके ऊपर भरोसा नहीं है। उनको मालूम ये लाडकी बहन कब आई, 2.5 साल पहले इनकी सरकार आई तो 2.5 साल पहले लाना था ना।
तो जब लोकसभा में इन्होंने पराभव होगा इनका, लोकसभा में उनको अच्छे लोगों ने उनको इनकी जगह बता दी, ये डर के मारे उन्होंने लाड़की बहन ला के ये लोगों को भुलाने का काम किया है। और वो लाड़की बहन को मालूम है खाली इलेक्शन की पूर्ति था, दुनिया में ऐसी कोई सी स्कीम नहीं है, महाराष्ट्र में तो कोई सी नहीं कि उसको एडवांस पैसे आए उसके। अच्छा, इन्होंने खाली इलेक्शन का फंडा था, इसलिए लाड़की बहन ने जैसे पैसे उनके खाते में निकाल लिए, उन्होंने रखे नहीं। उनको मालूम है भाई हमारे बहुत बदमाश है, कभी भी ये पैसे हमारे वापस ले सकते हैं, उन्होंने वापस निकाल लिए। उनका भी भरोसा नहीं है। जैसे एमपी में लाड़की बहन चालू थी वो बंद हो चुकी है, तो यहाँ भी बंद तो हो गई बंद हो। उन्होंने अभी वो खाली डाम के लिए लाड़की बहन लाए थे, लोगों ने पैसे ले लिए निकाल लिए, और अभी और सबको थोड़ी मिले, सबको नहीं मिले। इसमें बहुत लोग अभी भी बाकी थे, और लाड़की बहन इलेक्शन का फंडा था और इसके बाद में दे नहीं सकते। तो बहन बहुत होशियार है, इनको मालूम बहन को सुरक्षा चाहिए, और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे सुरक्षा देने वाले हैं। लाड़की बहन इधर एक तरफ करते, बदलापुर में क्या होगा आपको मालूम है? जी, अभी 10 साल के ऊपर बच्चे के ऊपर अत्याचार हो रहा है, 8 साल के ऊपर हो रहा है, 4 साल के बच्चे के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लाड़की भांजी सुरक्षित होना चाहिए, उसके लिए आप एजुकेशन फ्री करो, अच्छा, उसको सक्षम करो। उसको आपको लगता है एजुकेशन जैसा मुद्दा चुनाव में आ सकता है? 100% ऐसा है कि ये लाड़की बहन के उससे उन्होंने लाड़की बहन या लाड़की भांजी इनको शिक्षण 100% फ्री करना चाहिए, युवा को भी फ्री करना चाहिए। जिसका टैलेंट अच्छा रहेगा वो पढ़ेगा लिखेगा। अभी ऐसा हो रहा है कि पैसे नहीं होने के कारण होशियार भी बच्चा रहे, समझो कोई युवा, मगर वो पैसे नहीं भर सकता है, इसलिए उसको उसका पढ़ाई छोड़ना पड़ता है और किधर जॉब देखना पड़ता है। अगर पढ़ाई अगर फ्री होती है, मेरे को ऐसा लगता है ये जितने भी है ना, इनके शिक्षण संस्था बहुत बड़े बड़े, इसलिए कर नहीं सकते। अच्छा, पहले इनको इनको पहले मार बैठने वाली है, तो इसलिए ये कर नहीं सकते। मेरा दावा है कि अगर अपन एजुकेशन पूरा फ्री करें, सबके लिए करें, सब समाज के लिए करें, सब युवा रहो युवती रहो सबके लिए करें, तो मेरे को लगता है कि अपने भारत का ग्रोथ एजुकेशन का बहुत बढ़ेगा। और अपने पास जितना युवा शक्ति है किसी देश के पास नहीं है, इसका हर सेक्टर में फ़ायदा हो सकता है। एजुकेशन और हेल्थ केयर को लेकर आप भी काफ़ी उस पर काम कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि जो हेल्थ केयर से जो पूरा सेक्टर है, तो उसमें आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरह के इम्प्रूवमेंट्स लाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर लाना चाहते हैं? ऐसा यहाँ पर कामगार वर्ग भी बहुत बड़ा है हाँ, MRDC में और ये भाग में भी। तो वालोज MRDC में कम से कम 500 बेड का एक हॉस्पिटल होना चाहिए बड़ा, अच्छा, जो गवर्नमेंट का रहना चाहिए। तो हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी नीड है, आपको लगता है इसमें काम होना चाहिए? 100% बहुत बड़ी नीड है। जितना अपनी जो अभी मेडिकल घाटी जो है अपनी यहाँ की, तो उसके ऊपर पूरा मराठवाड़े का लोड है। किधर भी कुछ होता है, एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, अपने शहर का तो है सिटी के अंदर का, मगर मराठवाड़े में कि किधर भी कुछ होता है, जालने में कुछ होता है, जलगांव में कुछ होता है, किधर भी होता है, तो पहले हॉस्पिटल घाटी में आते लोग। तो ऐसी घाटी अपने पास और बहुत उसको 2-3 जगह होना चाहिए, अलग अलग भाग में। जैसा मैं बोल रहा हूँ कि अभी अपना वालूज महानगर में एक होना चाहिए, चिकलठाना भाग के इधर एक साइड में होना चाहिए। अभी ये इसका सेंट्रल जो होगा, तो ये बहुत जगह ट्रैफिक का इशू बोलो या भी समझो एम्बुलेंस आती है, इमरजेंसी पेशेंट है, वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। तो सिटी के बाहर कुछ जगह लेके वहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल गवर्नमेंट का तरफ से होना चाहिए। अब महाराष्ट्र की राजनीति में तो ये बात कही जाती है कि ये फूले शाह अम्बेडकर की ये ज़मीन है और यहाँ पर जो है तो धर्म जात पात को फॉलो नहीं किया जाता, लोग यहाँ पर प्रेम से रहते हैं। अब जब शिवसेना और भाजपा के पास अपना एक वोट बैंक जो उन्हें खिसकता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये पार्टियां अब हिंदुत्व की पिच पर खेलने की प्लानिंग कर रही है या फिर इनके पास विकास के कोई काम नहीं है दिखाने के लिए? तो हिंदुत्व का जो मुद्दा है, तो जैसे इसको अपने सब कुछ अपना समाज अपना धर्म अपना प्यारा रहता है, हिंदुस्तान है इसलिए उस सबको प्यारा है। मगर इलेक्शन के टाइम में मुद्दा लाने का, जब अपने पास कुछ रहता नहीं ना बताने के लिए, तो फिर हिंदुत्व बताने पड़ता है। अगर अभी ये लोग अभी समझ चुके हैं, अभी सब समाज में अवेयरनेस आया है, सबको मालूम हो चुका है कि भाई अपना वोट किसको दिया तो किधर जाता है। अच्छा, तो आपके साथ मतलब आपका एक फ्रेंड सर्कल रहा होगा, तो उसमें भी आपके पास सभी समुदाय धर्म के लोग साथ में होंगे आप? मैं एक में ऐसा राजकीय राजनीति हूँ, मैं पुढारी नहीं बोलूँगा, मैं किसी कार्यकर्ता भी कार्यकर्ता नहीं मानता हूँ, मैं मेरा दोस्त मानता हूँ। अच्छा, तो जितना मेरे पास दोस्त और जितने फ्रेंड्स हैं मेरे, तो किसी ने बता देना कि उनके फ्रेंड उतने हैं करके। मैं एक जो गए इलेक्शन लड़ा हूँ ना, तो फ्रेंड की ताकत के ऊपर, उनके भरोसे के ऊपर, और जो मेरे साथ में थे, मेरे पास हर क्षेत्र का
बोल तो क्षेत्र का बोले तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, उद्योजक, फिर वो छोटा से छोटा भी हो, बड़ा से बड़ा भी। हर मेरे साथ मेरे दोस्त है, हर जात का, हर पक्ष का। ये हमारे फ्रेंड सर्कल है। और हमारी राजनीति अलग, हर फ्रेंड सर्कल अलग है। हमारे अभी हम कभी समझो साथ में फिल्म देखने को जाते हैं, मूवी देखने को जाते हैं, हम साथ में क्रिकेट देखने को जाते हैं, हम साथ में किधर समझो किसी की शादी है, किसी का कुछ प्रोग्राम है, हर सुख दुख में किसी के यहाँ, हमारे फ्रेंड के यहाँ अगर कुछ होता है तो 3-3 दिन 4-4 दिन हम हॉस्पिटल में रहते हैं। फेवरेट मूवी स्टार कौन है आपका? नहीं ऐसे फेवरेट ऐसा ये नहीं। लास्ट टाइम कौन सी मूवी देखे थे आप? ऐसा भी याद नहीं, ज़्यादा देखते नहीं, पहले बहुत देखते थे हम। नहीं, लेकिन आप ये बोल सकते ना 2.5 साल से नई पिक्चर चल रही महाराष्ट्र में। नहीं अभी ये जो लगा ये जो फिल्म है, इसलिए लोगों को अभी एंटरटेन ये चल रहा है। अभी नई पिक्चर देखने का लोगों के पास भी समय नहीं है। ये जो 2.5 साल में इन्होंने जो करे, रोज़ कुछ ना कुछ लाते हैं, इसलिए वो लोगों को भी अभी पिक्चर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। वैसा मेरा फेवरेट एक्टर राजेश खन्ना था जी, और नाना पाटेकर। कोई डायलॉग उनका? नहीं डायलॉग अलग तो ये जो है अमिताभ बच्चन को भी पसंद करते हैं। हर हीरो को एक्टिंग अच्छी लगती है, तो उसमें क्या है वो, इसलिए वो नहीं। शाहरुख खान भी अच्छा एक्टिंग करते, आमिर खान भी अच्छी एक्टिंग करते, मगर ऐसा नहीं कि भाई ये हीरो अच्छा है, वो हीरो अच्छा है। लेकिन आप पॉलिटिकल हीरो किसे मानते हैं? पॉलिटिकल हीरो बोले तो मेरा एक ही है, हरिओ बागड़े नाना, जिनकी वजह से मैं राजकारण में आया हूँ, राजनीति में आया हूँ। उनका आदर्श लेके मैं अभी तक चला हूँ। मगर उनका ऐसा है कि वो कभी किसी के जात भेद पे अभी तक नहीं। मेरा बोल तो मैं इस भाग से आया, तभी मेरे को ओपन में 2 बार चुन के लाए उन्होंने, और वो सब समाज के लिए काम करते हैं। उनके साथ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, बौद्ध भी है, उनके मतदार संघ के लोग सब उनके ऊपर प्रेम करते हैं। आज अभी वो राज्यपाल है, तो बेदाग नेता जो है तो हरिओ बागड़े आज के इसमें तो भी बोल तो। और दूसरा अभी वैसे उद्धव साहब है हमारे, अभी इधर बोले तो दानवे साहब है, अम्बास दानवे दादा है। तो ये सच्चे दिल के, ये बोल तो कार्यकर्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसा बागड़े नाना ने अभी तक मुझे नगर सेवक बोलो या उप महापौर बोलो, यहाँ तक मुझे लाए, और मेरा अटैचमेंट उनसे ज़्यादा था पार्टी से भी। तो अभी तक उनके साथ में था। आज भी मैं साहब को भी बोला, उद्धव साहब को, कि भाई मैं राजनीति में उनके पास कभी गया आया तो मेरे उनकी फैमिली रिलेशन है, घर के संबंध है, मेरे को उन्होंने एकदम मेरा बहुत नज़दीक के करीबी है, इसलिए उधर मेरे को ये नहीं। अभी तो राज्यपाल हो गए, पक्ष का तो इनको विषय भी नहीं, मगर एक काम कैसे करना चाहिए, और जो होता है तो होता है, जो नहीं होता है तो नहीं होता है, बोलने की हिम्मत अगर किसी में तो बागड़े नाना में। तो वो मेरे को बहुत पसंद आया, और हमारा उनके हिसाब से और काम की क्वालिटी, वो विधानसभा के अध्यक्ष होने के बाद में उनके मतदार संघ में काम चालू रहेगा, वहाँ जाके देखते थे कि ये डामरी रोड बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे पास फोटो बता सकता आपको। तो इतना ध्यान देने वाले नेता अभी नहीं रहे, बोल तो राजकारण में ऐसा। तो व्यक्तिगत लोगों के साथ, और उनको पीए रखने की जरूरत नहीं, खुद सबके फ़ोन उठाते, बोल तो लोगों से जुड़े, तो जुड़े रहने का जो उनका है, तो हम में वो आया और हम भी लोगों से जुड़े। मतलब कार्यकर्ता में और नेता में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट संपर्क होना चाहिए। ऐसा है कि अभी तक ये चुन के आए ना, कभी मतदान मांगने को भी नहीं गए। शिवसेना के जो लीडर थे यहाँ के लोकल, उनके जो कार्यकर्ता थे, वो लोगों के पास जाते थे, मत लेते थे और चुन के आते थे। इनको अभी उनको ऐसा लगता कि अभी ऐसा था अभी तक कि कोई अपने को हरा नहीं सकता, और अपने को लोगों को चुन के देना ही है। लेकिन आपने अभी कहा ना कि मतलब संजय सिरसाट बोले कि हम फॉर्म नॉमिनेशन वो बोले कि हम दाखिल करेंगे, हम महाराष्ट्र में घूमूंगा, मैं यहाँ पर नहीं घूमूंगा। कभी गणपति की आरती को जाते नहीं थे ये, और अभी गणपति नवरात्र घूम रहे, रात दिन घूम रहे, सब परिवार घूम रहा है। अच्छा, कार्यकर्ताओं को पैसे दे के, नहीं तो काम का लेटर दे रहे, 50 लाख का काम कर, पैसे दे के उसको पक्ष में ले रहे, उसको ये करे। मगर शिवसेना के जो हार्डकोर जो शिवसैनिक है, वो पैसे के ऊपर आए हुए नहीं। इनके पास जो अभी लोग रहे ना, हार्डकोर कार्यकर्ता नहीं, ये ठेकेदार गुत्तेदार इनके पास रहे हुए। अच्छा, हाँ, तो ये भी ये अभी इनके ऊपर जो गुस्सा है, इनके भी जो कार्यकर्ता भी जो होंगे, उनका गुस्सा भी किसके ऊपर है? ठेकेदार के ऊपर है। लेकिन पूरे 2.5 साल में 5 साल में एक ही काम कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिए नहीं, और पूरे काम गुत्तेदार कर रहे हैं। गुत्तेदार इनके
इनके गुत्तेदार, इनकी जेसीपी है, इनके फोकलैन है, इनके आरएमसी है, इनके बहुत सारे पार्टनरशिप है बहुत जगह, स्लीपिंग पार्टनर बोलते, नाम पे नहीं रहता मगर अंदर से रहते। तो ये सब इनका जो है गोलमेल, तो ये अभी कार्यकर्ता के ध्यान में आया हुआ है। और ये पत्र कैसे दे रहे मालूम, छाप के रखे, कोई भी आया कि उसको लगी पक्ष का प्रमुख पद दे रहे। वो नकली शिवसेना रहने के कारण इनका अधिकार है। अभी हमारे पास शिवसेना में अगर कोई पद देने का है तो ऊपर पूछना पड़ता है साहब को, उद्धव साहब के कान पे डाल के उनसे परमिशन लेके फिर पद दिया जाता है। ये कॉपी कर रहे हैं। लेकिन क्या महाराष्ट्र की राजनीति में विचारधारा नाम की कोई चीज़ बची हुई है? इन्होंने जो लेवल नहीं चलाए ना अभी, ये लोगों को पसंद नहीं आया। अच्छा, राजनीतिक परंपरा नहीं रही महाराष्ट्र नहीं रहे। और जो कैसा है, इनके ऊपर गुस्सा क्यों है? 40 लोग चले गए, इतने नहीं बोलते, मगर सबसे ज़्यादा पहले बोलने वाला ये आमदार है संजय सिरसाट। इन्होंने उद्धव साहब के ऊपर, मातोश्री के ऊपर बोलना चालू किया और अभी तक बोल रहे हैं। तो ये लोगों में पसंद नहीं है। भाई तुम पैसे कितने कमा रहे हैं, तुम 72 मतलब रह रहे क्या, डिफेंडर में घूम रहे क्या, 1.5 एकड़ में घर बना रहे क्या, 6 लाख की घड़ी पहन रहे क्या, 5 लाख का गॉगल पहन रहे क्या, इससे लेने देने लोगों को। मगर तुम जिस लोगों ने तुमको बड़ा किया है, जिस लोगों ने तुमको ऑटो रिक्शे से डिफेंडर में बिठाया है, तो वो लोगों के ऊपर तुम जो बोल रहे हैं तो लोगों को पसंद नहीं है। अच्छा, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, वो लेने देने, मगर जिसके साथ जिसने तुमको बड़ा किया है उसके ऊपर अगर तुम ये करते, वो लोगों को पसंद नहीं आता है। अच्छा, लेकिन आपके पार्टी के नेता जो संजय राउत जी है वो कहते हैं कि ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन है। अभी सब लोगों को मालूम हो गया है। 72,000 करोड़ का घोटाले का आरोप मोदी जी ने उनके ऊपर किया और 8 दिन के बाद में उनको साथ में ले लिए। जी, सिंचन घोटाला। तो ये अभी लोगों को ये सब मालूम हो चुका है कि कौन दो इसके है और कोई नहीं। तो मैं आपके तरफ माध्यम से बोलता कि ओरिजिनल शिवसेना, ओरिजिनल राष्ट्रवादी, कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी में और अपना युति में जो है तो सब डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट है। इसलिए लोगों को मालूम है किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। इन्होंने अभी ये जनता के अदालत में जाने वाले हैं हम जी कि ओरिजिनल कौन है आप बताओ। इन्होंने तो हमको डिक्लेयर कर दिए कि तुम ओरिजिनल ने, हम ओरिजिनल करके धनुष्यबान ले लिए, घड़ी ले लिए राष्ट्रवादी की। तो लोगों में ऐसा बता रहे कि ये ओरिजिनल है, मगर जनता तय करेंगे कि ओरिजिनल शिवसेना किसकी है, ओरिजिनल राष्ट्रवादी किसकी है। तो इसलिए जनता के अदालत में हम जाएंगे और जनता से हम पूछेंगे कि भाई कौन ओरिजिनल है असली का फैसला आप 20 तारीख को करो। जिधर मशाल है उधर मशाल के ऊपर वोट करो, बरोबर है जी। अंत में आप जो है तो आपकी क्षेत्र की जो लोग हैं उनसे क्या अपील करेंगे वोटिंग परसेंटेज को खासतौर पर बढ़ाने के लिए? मैं सभी मतदाता को आपके माध्यम से विनती करूंगा, देश की लोकशाही बचाने के लिए और महाराष्ट्र का सम्मान बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए। और आपको विनती करूंगा कि मेरे मशाले चिन्ह के ऊपर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट से चुन के दियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।